दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालवन टाइम। अभी तक जो ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद में उखाड़ पखाड़ बंद हो गई है। अमित शाह की ओर से योगी की टांग खींचने के प्रयास बंद करा दिए गए और खास तौर से जब मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाने में योगी जी सफल हो गए तो ये माना गया था कि इसमें अमित शाह की भी सहमति रही, मंजूरी रही। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि योगी जी अब अपने तरीके से पूरी स्वतंत्रता के साथ में वहाँ सरकार चलाएं, इसलिए जिसको वो प्रशासन का मुखिया बनाना चाहते हो तो उसको मुखिया बनाए। तो उन्होंने जोर नहीं डाला कि दुर्गा शंकर मिश्रा को एक और सेवा विस्तार डाला जाए। इस तरह दुर्गा शंकर मिश्रा को योगी जी ने रिटायर करने में सफल हो गए और मनोज कुमार सिंह को बिठाने में सफल हो गए। लेकिन अब इसके बाद लेकिन कुछ घटनाएं हाल में ही ऐसी हुई है जिससे लगता है कि नहीं, ये कयास निराधार थी। अभी भी योगी जी की केंद्र की ओर से घेराबंदी बंद नहीं हुई है। अभी भी योगी जी अपने आप को निरापद नहीं समझ सकते। जहां तक मनोज कुमार सिंह को वो जो बना सके चीफ सेक्रेटरी, तो उसके पीछे जो बात सामने आ रही वो ये है कि उनका दुर्गा शंकर मिश्रा का की सेवा विस्तार की फाइल तो राज्य सरकार से अमित शाह ने बुलवा ली थी और जब दुर्गा शंकर मिश्रा उनसे सरकार के नए सिरे से शपथ ग्रहण करने के बाद में उनसे मिलने पहुंचे थे, गुलदस्ता देते हुए उनको जो बधाई दी थी, उस समय उनको कह भी दिया था अमित शाह ने कि नहीं, आपको जो है आपको अभी आपको कंटिन्यू रखा जाएगा और इसका एहसास कराकर और अपनी हनक अधिकारियों पर बनाए रखने के लिए वो अमित शाह को गुलदस्ता भेंट करते हुए फोटो भी उन्होंने जो है साया करवा दिए थे दुर्गा शंकर मिश्रा ने। लेकिन ये कहा जाता है कि दुर्गा शंकर मिश्रा का सेवा विस्तार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दुर्गा शंकर मिश्रा के सेवा विस्तार की फाइल 30 मई की शाम तक केंद्र से आने वाली थी कि उसके पहले ही योगी जी ने उनको संदेशा भिजवाया कि आपके का केंद्र से आपकी सेवा विस्तार संबंधी फाइल पर अनुमोदन नहीं आया, इसलिए अब तो अब आपको सेवा मुक्त करना पड़ेगा। आप तत्काल ही कार्यभार सौंपिए मनोज कुमार सिंह को और अब आपको बने रहने की हैसियत छोड़ देनी चाहिए। तो इतना सब कुछ इतना जल्दी और अचानक किया योगी जी ने कि उनको जो है कोई भी गुणाभाग करने का मौका नहीं मिल पाया दुर्गा शंकर मिश्रा को, और एक तरह से उनको जबरिया रिटायर करके और मनोज कुमार सिंह का चार्ज कराने में योगी सफल हो गए। तो ये अमित शाह को बताया ही जा रहा है कि अमित शाह को ये बड़ा नागवार गुजरा हो। बहरहाल ये तो एक केवल अटकलों में है, इसकी कोई न तो पुष्टि हुई है और न पुष्टि होना इसकी संभव है। लेकिन जो और घटनाक्रम उनसे लगता है कि नहीं, ये जो स्वरूपे हैं, इन स्वरूपों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि एक ये है कि उसके बाद कि केशव मौर्य फिर कैबिनेट की बैठक हुई, अभी तो केशव मौर्य फिर नजारत रहे और वो नजारत करके वो 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, तब से वो नहीं जो है वो योगी जी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट मीटिंगों में नहीं पहुंचे। तो ये तो एक तरह से मुख्यमंत्री की अवज्ञा करना हुआ, खुलेआम अवज्ञा करना, खुलेआम बगावत करना हुआ। वैसे अगर उनको योगी जी के अधीन काम करना रास नहीं आ रहा केशव मौर्य का, तो नैतिकता की बात तो ये है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था मंत्रिमंडल से और केंद्र को कह देना चाहिए था कि हमें कोई और जिम्मेदारी सौंपे। लेकिन वो मंत्रिमंडल में बने भी हुए हैं और मंत्रिमंडल की बैठकों में भी शरीक नहीं हो रहे और उनके विभाग का कामकाज भी ठप है। उनके बारे में कहा यह जा रहा है कि 4 जून से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए। तो दिल्ली में डेरा डाले हुए तो कोई ना कोई तो उनको ऐसा भरोसा दे रहा होगा, कोई ना कोई तो से दो रहा होगा, कोई ना कोई तो उनको दम दिए है जिसकी वजह से वो दिल्ली में लगातार दिल्ली में अपनी मौजूदगी बनाई हुई है। वरना अगर उनको केंद्र अगर कह देता और रुखसत कर देता और कह देता कि नहीं, आप
आप जाके प्रदेश में अपना काम संभाले, तो उनको आना पड़ता। तो उनको कहीं ना कहीं से क्या प्रोत्साहन मिल रहा है या इनको, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि योगी निरापद नहीं हुए। अभी कोई बदलाव करने के पहले जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे, उनके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही, जो कि योगी के लिए अग्नि परीक्षा बने हुए। इन 10 में से 5 पर तो समाजवादी पार्टी का कब्जा था, उन जगहों पर चुनाव हो रहे। तो ये वहां तो समाजवादी पार्टी इतना मजबूत है कि उसके हिस्से की एक भी सीट छीनना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव। अब जो बाकी बची सीटें, उनमें 3 भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, 2 सहयोगी दलों की सीटें, उनको बचाए रखने में भी पसीना निकल रहा है। क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाव के परिणामों से अखिलेश यादव का टेम्पो बहुत हाई है, समाजवादी पार्टी का टेम्पो बहुत हाई, और पीडीए का उनका नारा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इसलिए जो बहुतायत वाला जो वोटर है, जिसकी संख्या ज्यादा है, मतलब पिछड़े दलित और मुसलमान, वो जो है वो उनका ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ गया समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो अब पिछले अगर बहुत ज्यादा खिसक जाएंगी, और दलितों को अगर मायावती की अपील का फिर लोकसभा चुनाव की तरह कोई असर नहीं हुआ, और दलित जो है अपनी पुराने दर्द को भूल के लोकसभा चुनाव की तरह उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया, तो अपने हिस्से की सीटें भी गवा बैठेगी भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद में योगी जी के सिर पर ठीकरा फोड़ना आसान हो जाएगा। उनके सामने कि वो राजनीतिक रूप से विफल साबित हो चुके हैं, इसकी सफाई देने का कोई अवसर नहीं रह जाएगा। ये हो जा रहा है, ये मतलब ये अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है कि उनको केशव मौर्य को कहा गया कि तब तक आप प्रतीक्षा करिए, कुछ ही दिनों की बात और रह गई। और अगर उनको यह आश्वासन नहीं दिया गया कि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई बदलाव का आश्वासन नहीं दिया गया, मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का आश्वासन नहीं दिया गया केशव मौर्य को, तो एक चर्चा ये कि उनको ये आश्वासन दिया गया कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के योगी जी के सिर पर थोप दिया जाएगा। तो अभी से उनके मन में ये हो गया कि मैं बॉस बनने वाला हूं, तो मैं योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में क्यों उपस्थित रहूं, मैं उनकी माताजी को अब क्यों और झेलूं। तो या तो इसलिए नहीं आ रहे, तो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तब भी योगी जी के लिए जो है फिर काम करना और मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो ये बातें चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं हैं। अनुप्रिया पटेल ने, जो अपना दल एस की अध्यक्ष थे, उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए पिछड़ों के हितों में उनके ये कहते हुए कि पिछड़ों के हित में बहुत काम किए, लेकिन ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ हकमारी हो रही है। उन्होंने कहा था कि जो इंटरव्यू के आधार पर होने वाली नियुक्तियां हैं, उसमें जो पिछड़ों के लिए आरक्षित पद हैं, उनको जो है उसमें नॉट जो है वो योग्य उम्मीदवार न मिलने की बात कह के जो है वो नॉट फॉर सुटेबल लिख के, और मतलब उनको जो है उनकी उम्मीदवारी को उनका चयन नहीं हुआ जा रहा, और इस बात की तिकड़म बढ़ाई जा रही कि वो पद कैसे अनारक्षित कर दिए जाएं। तो इस तरह से तो इसका जवाब फिर योगी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से दिलवाया गया कि नहीं, तो कोई आरक्षित पद तो अनारक्षित हम कर ही नहीं सकते। और ये एक जो है ये गलत धारणा है। और इस तरह से ये कहा गया कि अनुप्रिया पटेल ने जो पत्र लिखा है वो तो गुमराह करने वाला है, बिना कहे इस ढंग की एक बात कहने का प्रयास किया गया। लेकिन अनुप्रिया पटेल इसके बाद में अपने पिता सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आई। तो फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के साथ जो है पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और उन्होंने शिक्षकों की भर्ती का हवाला दिया कि शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण की चोरी की गई, उन्होंने आरोप लगाया। तो योगी जी के खुद का भी काम करने का जो तरीका है, तो उससे वो
शुरू से ही इस आरोप से घिरे हुए। अब इसी को कि वो पिछड़ा विरोधी हैं, वो दलित विरोधी, वो सामाजिक न्याय विरोधी हैं, वो वर्ण व्यवस्थावादी है, और ये जो है इसको एक नए सिरे से ये जो ये आरोप है उनके ऊपर, उस आरोप का रंग नए सिरे से गाढ़ा किया जाए। अब अनुप्रिया पटेल के साथ साथ संजय निषाद तो योगी जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए भी कुछ इसी ढंग की बात कह रहे, वो भी अनुप्रिया पटेल की बात की एक तरह से वो टाइप कर रहे हैं। तो और उसके साथ, और ये ऐसा नहीं कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ये अचानक कहने लगा, योगी जी का हमने जैसा कि जिक्र किया, योगी जी के काम करने का तरीका शुरू से ऐसा रहा है जिससे इस तरह की उनके बारे में इस तरह की नकारात्मक चर्चाओं को बल मिले। और इसीलिए जब कल्याण सिंह जीवित थे और जब योगी जी का जब पहला कार्यकाल था, तब वो भी बीपीसी की जयंती के अवसर पर आए थे, तो उनको भी कहना पड़ा था कि जो है हक मांगने से नहीं मिलता, पिछड़ों को जो है थानेदारी से लेके और तहसीलदार और जिलों के कलेक्टर और एसपी बनने तक के लिए छीनने पड़ेगा, अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। तो प्रकारांतर से वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका जो है उनका जो अनुपात होना चाहिए, उस अनुपात में उनको पद नहीं दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अगर डीएम या एसपी है तो महत्वपूर्ण जिले में उनकी तैनाती नहीं की जाती, और उनको एक बांध दिया गया कि नहीं, केवल इतने वो होने चाहिए, थानेदार से लेके और एसपी और डीएम के स्तर तक बांध दिया गया कि इतने जिलों में केवल एसपी हो, ओबीसी के और दलित के होंगे, इतने थानों में थानाध्यक्ष ओबीसी और दलित के होंगे। इससे ज्यादा इससे ज्यादा लोग इस वर्ग के नहीं बनाए जाएंगे, बाकी वो जनरल रहेंगे, सवर्णों को मिलेंगे, और उनको कोई बड़ा जिला नहीं दिया जाएगा। और योगी जी के पहले, अब तो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप में बदलाव किया है, और इसकी जो है ऐसा प्रयास करते ही चीज ऐसी उनकी मानसिकता उजागर ना हो, लेकिन पहले तो वो उनकी मानसिकता ऐसी उजागर होती थी जैसे उनके मन में ये बसा हुआ हो, एक उनके जो है ये ग्रंथि उन्होंने पाल रखी हो कि ओबीसी और दलितों के लोग दलितों अधिकारी भले ही बन जाए आरक्षण का लाभ उठा के, लेकिन वो सक्षम नहीं होते, और साथ ही साथ में उनको उनकी सत्यनिष्ठा जो है वो सक्षम नहीं होती। तो सवर्ण अधिकारी सक्षम भी होते और सक्षम भी होते। इसलिए अगर प्रशासन की कर्मठता की, प्रशासन के सिक्के की अगर धारणा बनानी है लोगों के बीच में, तो हमें जो है बड़े जिले, महत्वपूर्ण पद ये और अधिकतम की पोस्टों पर सवर्णों को बिठाना पड़ेगा। इससे वो मानसिकता से काम करेंगे। हालांकि उनकी ये धारणा गलत थी, लेकिन पिछली बार भी वो इस धारणा में पिछली बार तो बहुत ज्यादा खुल के काम कर रही थी, लेकिन अब ये खुल के काम नहीं कर रहे। लेकिन अभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई उन्होंने सबक नहीं लिया कि एक तो जो है कि उनके रहते हुए वो सवर्णों में भी एकता नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सवर्णों का भी एकजुट समर्थन उनको प्राप्त हो। सवर्णों में भी जो गोरखपुर की राजनीति की जो पृष्ठभूमि उनके साथ जुड़ी हुई है, उसमें उनका ब्राह्मणों के साथ बहुत टकराव है। तो ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग उनको पसंद नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि सवर्णों का ही उनको एकजुट समर्थन मिल रहा हो, तो सवर्णों का भी एकजुट समर्थन नहीं, फिर भी वो सबक नहीं लेना चाहते कि वो कम से कम एक नया जनाधार अपना जो है पिछड़ों में और उनमें अनुसूचित जातियों में तैयार करें। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। उनको ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं देना चाहते जिससे उन लोगों के मन में उनके प्रति उनका समर्थक होने की भावना जगह, उनका जो है उनका विश्वास उन्हें मिल सके। वो अपनी उनके जिले के ही थे। वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के समय जो मुख्यमंत्री थे, और वीर बहादुर सिंह की राजनीति के बहुत कायल हैं वो, क्योंकि उनके गोरखपुर जिले का अगर जो विकास हुआ था वो उसी समय हुआ था। लेकिन उन्होंने वीर बहादुर सिंह की नीति को भी उन्होंने नहीं समझ पाया, जबकि वो वीर बहादुर सिंह और चंद्रशेखर उनकी कायल। वीर बहादुर सिंह ने भी इन्हीं स्थितियों को समझते हुए अपना वैकल्पिक वोट बैंक
नौकरशाही की नियुक्तियों में तैयार किया था, आरक्षण के मामले में तैयार किया था। उनके सचिवालय में माता प्रसाद और मीरा यादव बहुत ही शक्तिशाली स्थितियों में थे। जिलों में भी उन्होंने पर्याप्त संख्या में जो है बना रखे थे। उस समय पिछले वर्ग के अधिकारी तो नहीं थे, डीएम और एसपी पर्याप्त संख्या में उनके समय पे नियुक्त हुए थे अनुसूचित जाति के अधिकारी। तो उनसे भी तो उनकी भी उनकी इस रणनीति का भी जो है उनकी इस रणनीति को भी वो आत्मसात नहीं कर पाए। उन्होंने वीर बहादुर सिंह से ऊपर से तो प्रभावित है, लेकिन वो उनकी जो है उनकी नीतियां और उसको वो नहीं पकड़ पाए, उसका संज्ञान उनमें नहीं आ पाया। तो अब वो उनको इस आधार पर भी उनकी घेराबंदी तैयार की जा रही है। और अगर केशव मौर्य को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की कोई मंशा केंद्र की होगी तो उसके लिए ये एक तैयार किया जा रहा है एक वातावरण कि उत्तर प्रदेश में तो अब राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक स्थितियां तभी समझेंगी जब कोई पिछड़े वर्ग का जो नेता है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, ये जो संजय निषाद कह रहे हैं, ये सब उसी वातावरण को बनाने की भूमिका के तहत ये हो रहा है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि योगी जी इससे निश्चित रूप से इससे विचलित होंगे। और ऐसे में हाथरस की घटना और हो गई है। अब योगी जी लोग तो ये कहते हैं कि वो तो योगी है, अगर वो जो है ज्यादा उन पर के ऊपर दबाव डाला जाएगा तो वो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो योगी होके सन्यासी होके पद ही क्यों स्वीकार करते? तो वो तो योगी जी तो आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। और यदि बढ़ता है तो हालांकि योगी जी की कार्यशैली से विधायक भी खुश नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से दिखाई देता कि योगी ये एक बड़ा ब्रांड बन गए, लेकिन अगर योगी जी के साथ में कुछ होता है तो विधायकों में भी वो अल्पमत में नजर आएंगी। कुछ चंद विधायक होंगे जो उनका समर्थन करते होंगे। और लोगों को तो भूलने की आदत है, और लोगों के ऊपर तो अभी मोदी ब्रांड बहुत ऊपर है। योगी अभी उनके समकक्ष नहीं पहुंच पाए। तो जिस तरह से उन्होंने वसुंधरा राजे को किनारे करके, शिवराज सिंह का तो अब जब वो पूरी तरह शरणागत हो गए थे तो उनका अब पुनर्वास कर दिया था, लेकिन शिवराज सिंह को भी किनारे कर दिया था एक झटके में। वो भी अपने अपने राज्य में प्रभावित थे, लेकिन कहीं कोई चूक पाई, कोई उन राज्यों में कहीं कोई फर्क पड़ा। तो योगी जी भी अगर किसी मुगालते में, अगर योगी जी से को अगर उन्होंने उनका सिंहासन से नीचे उतार दिया तो योगी जी अगर ये सोचते हो कि उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी रसातल में चली जाएगी, ऐसा शायद ही हो। और कुछ ही दिन बाद अभी उनकी बहुत चर्चा होती है, बहुत उनकी तारीफ के कसीदे गाड़े जाते हैं, लेकिन जनता को भूलने में देर नहीं लगती। अगर वो सिंहासन से उतर गए तो कुछ ही दिनों में लोग उनको भूल जाएंगे। लोग तो कल्याण सिंह को भी भूल गए थे, कल्याण सिंह की भी बहुत तारीफ होती थी, तो वो भी लोग वसुंधरा राजे को राजस्थान में भूलने लगे, तो लोग उनको भी भूल जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में यह है कि किस तरीके से योगी अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं। बहुत ज्यादा वो मतलब अगर वो तैश में आ जाना इनका एक स्वभाव है। वो ये बात तो सही है कि स्वाभिमान की मात्रा उनके अंदर कुछ है, कुछ ज्यादा ही है। और ये जो आवेश है, ये आवेश कई बार नुकसान कर देता है। तो वो ठंडे दिमाग से कोई योजना बनाना, ठंडे दिमाग से केंद्र की घेरेबंदी की चालों की काट करना उनके लिए संभव नहीं है। और ये केंद्र लगातार केंद्र की तरफ से उनके मंत्रियों सबको इस ढंग से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो अपना जो है आपा खो बैठे। उनके दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो भी शायद केंद्र से ही उनको कहीं ना कहीं से इशारा मिला है, इसलिए उन्होंने वो जो वीआईपी कल्चर खत्म करने का अभियान चलवा रखा है योगी जी ने। उनकी जो होटल लगाए हुए गाड़ियों में
रोक के सड़कों पे गाड़ियां, निजी वाहन को रोक के और उनके हूटर उतरवाने का, और जिसके शिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हो रहे, तो जो है वो ब्रजेश पाठक खुलेआम उनके समर्थन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो ये कार्यकर्ताओं का, अपनी पार्टी के नेताओं का सम्मान बचाऊंगा, और उन्होंने खुलेआम कह दिया कि नहीं, ये जो है ये ठीक नहीं है, ये सड़क पर गाड़ी रोककर हमारी पार्टी के प्रतिष्ठित नेताओं की और उनके हूटर उतरवाएं, मैं इसके पक्ष में नहीं, मैं इसके विरोध में हूं। तो एक तरह से उन्होंने भी ये इस बात को मतलब एक जाहिर कर दिया कि नहीं, योगी जी की पकड़ मंत्रिमंडल में नहीं है, वो अपने मंत्रिमंडल तक में मतलब एक तरह से कोई नेता के रूप में उनके अपने मंत्रियों के बीच, अपने सहयोगी मंत्रियों के बीच में भी उनकी नेता के रूप में स्वीकार्यता नहीं है। तो इससे भी योगी जी की साख को और योगी जी की ताकत को धक्का लगा है। बहरहाल ये जो मोर्चाबंदी अगर योगी जी के खिलाफ, अगर ये इन घटनाओं के आधार पर अनुमान किया जा रहा है और वो अगर अनुमान सही है, तो फिर अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मोर्चाबंदी के तहत और आने वाले दिनों में योगी जी की और किस तरह से घेराबंदी होती, ये आने वाले दिनों में सामने आएगा। फिलहाल वो इस पर हमारी निगाह रहेगी और हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज का ये वीडियो आपको, हमें उम्मीद है कि जो नए दर्शक हमें देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत पसंद आया होगा। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे इस वीडियो को खुद भी सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने मित्रों से भी कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें। और साथ ही हमारा हर नया वीडियो देखने के लिए आप इसमें बेल आइकॉन दबा दें, मतलब घंटी की आकृति का बटन दबा दें। तो उससे होता ये है कि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा, आपको तत्काल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, आपको तत्काल उसकी सूचना हो जाया करेगी। साथ साथ में आज के वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी राय से हमें वैचारिक खुराक मिलती है और हम जो है और सशक्त वीडियो बनाने के लिए हमको जो है उससे प्रेरणा मिलती है। तो आप अपनी वो भी जरूर लिखें, अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।